नमस्कार। कितना बदला यूपी, दूरदर्शन कॉन्क्लेव की सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आज इस सीरीज में हम पहुंचे हैं बरेली में। जी हां, बरेली में हैं अब, क्योंकि पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में रुहेलखंड और साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पोलिंग होनी है। 9 जिलों की 55 सीटें हैं जहां मतदान होना है और इसलिए जो है रुहेलखंड का जो एक हिस्सा है वो बरेली भी है। बरेली कॉन्क्लेव में इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए उनका मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी जी डीडी कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए। नकवी जी, मेरा पहला सवाल आपसे सर ये है, सर मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि अब फोकस जो है दूसरे दौर के मतदान पर है और ये वो इलाका है जो आपके लिए भी बड़ा दिल के आपके करीब है। रामपुर, जहां से आपको बहुत प्यार मिला, वो भी इसी दौर में यहां पर चुनाव होगा। क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ हो रहा है यहां पर? देखिए अशोक जी, जो एक बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के जमीन पर है, वो जमीन पर आज उत्तर प्रदेश में जो है वो करप्शन, क्राइम, कम्युनलिज्म का बोलबाला नहीं है। और 3B ब्रदरहुड जो कभी उत्तर प्रदेश में बकैती का जो है वो माहौल बनाया करते थे, आज ना वो यहाँ बकैतों की चल रही है, ना बलवाइयों की चल रही है और ना ही बेईमानों की चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये परिवर्तन जब मैं कहता हूं तो उत्तर प्रदेश के सभी समाज के लोगों में के लिए ये सुरक्षा का माहौल है। उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों को तरक्की का माहौल का एहसास है। इसलिए जो है, जो आप रुहेलखंड इलाका कह रहे हैं या पश्चिम उत्तर प्रदेश में और जो जगहों पे मतदान हुए हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो फैक्टर है MY फैक्टर। कभी MY फैक्टर जो है वो सांप्रदायिकता और संकीर्णता का प्रतीक होता था। आज MY फैक्टर यानी मोदी और योगी का फैक्टर समावेशी विकास का, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का फैक्टर बन गया है और इसलिए सभी लोग जो है वो अपना जो है वो सहयोग और सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपने सर अखिलेश जी का जो MY फैक्टर था उसको ही पूरा पलट दिया। आप कह रहे हैं वो मोदी और योगी फैक्टर है, समावेशी फैक्टर है। और आपने कम्युनलिज्म की भी बात की, लेकिन एक बात है जो पहले चरण में देखे, कैराना, वहां सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है सर। और जो वहां पे पोलिंग हुई है वो लोग यही कह रहे हैं कि दरअसल ध्रुवीकरण हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इसीलिए कैराना में 75% पोलिंग हुई। तो कम्युनलिज्म का मुद्दा इस बार भी बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ध्रुवीकरण तो हुआ है, मैं तो यही कह रहा हूं आपसे। ध्रुवीकरण हुआ है अराजकता के खिलाफ, ध्रुवीकरण हुआ है गुंडागर्दी के खिलाफ, और ध्रुवीकरण हुआ है दबंगों और दंगाइयों के खिलाफ, बलवाइयों के खिलाफ, और ध्रुवीकरण हुआ है उत्तर प्रदेश में फिर से सुशासन की स्थापना के लिए, और ध्रुवीकरण हुआ है MY फैक्टर यानी मोदी और योगी फैक्टर को लेकर के। तो ये मैं ध्रुवीकरण से तो वो कर रहा हूं। ध्रुवीकरण पहले कभी जो है, जो MY फैक्टर होता था वो संकीर्णता और सांप्रदायिकता का प्रतीक था। आज का MY फैक्टर जो है वो समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण और सुरक्षा का प्रतीक है। लेकिन नकवी जी, एक बात और मैं जानना चाह रहा हूं, ये जो पूरा जो जहां पर अब जहां चुनाव होना है, जो दूसरे फेज का है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां पर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा वोटर जो है वो मुस्लिम वोटर है। यहाँ MY फैक्टर की आप बात कर रहे हैं, आप जिस MY फैक्टर की बात कर रहे हैं वो मोदी योगी फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि ये MY यानी मुस्लिम और जो जाति अखिलेश जी जिसको जोड़ते हैं, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है। अगर 2019 का लोकसभा चुनाव भी देखें तो यहाँ पर सिर्फ 4 सीटें आपको मिल पाई थी 11 में से, तो वो फैक्टर आपको, बीजेपी को बड़ा भारी पड़ सकता है, लोग कह रहे हैं। देखिए, ये वक्त अब चला गया है जब जातियों की जागीरदारी का वक्त रहा करता था, और जो है वो जिसको देखिए वो कहता था हम इस जाति के जागीरदार हैं और हम इस कम्युनिटी के जो है वो अलमबरदार हैं। तो ये जातियों की जागीरदारी और कम्युनिटियों की आलमबरदारी का वक्त चला गया है। आज जो है वो लोग मुद्दों के आधार पर, आज लोग जो है वो अपने हितों और सरोकार के आधार पर, आज प्रदेश और देश के हितों को प्राथमिकता देकर के ही लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कई लोग ये कहते हैं साहब इस जाति, मुझे लगता है कि ये जातियों की जागीरदारी का वक्त खत्म हुआ है। आज जो है
वो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश का मूड और मिजाज देश के मूड और मिजाज को प्रदर्शित करता है। इसलिए जो है वो उत्तर प्रदेश में जो आपको जनादेश का माहौल दिख रहा है और जो रिजल्ट आएगा वो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के विकास की गाड़ी को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला होगा और उत्तर प्रदेश के लोगों में जो सुरक्षा का एहसास है उसको पुख्ता करने वाला होगा। सर, आप सुरक्षा के एहसास की बात कर रहे हैं तो यहीं पर मेरा सवाल है कि लोग ये आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, आप लोगों पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग जो है अल्पसंख्यकों को, आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी एज ए पार्टी अल्पसंख्यकों को डराती है। ये आरोप बार बार लगते हैं आप लोगों पर। अच्छा, आप ये बताइए, हमारे देश ऐसा देश है जिसमें कि दुनिया में जितने मुसलमान रहते हैं उसमें से हर 10 मुसलमान में से एक मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है। हमारा देश वो देश है जहां पर 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं जहां इबादत होती है। हमारा देश वो देश है जहां पे 50,000 से ज्यादा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर अल्पसंख्यकों के एजुकेशनल एम्पावरमेंट के काम होते हैं। और यही नहीं, 50,000 के इर्द गिर्द हमारे देश में मदरसे भी हैं और उतने ही जो है वो धार्मिक स्थल, चाहे इमाम बारगाहें हों, चाहे दरगाहें हों या अन्य स्थल है वो हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, इस युग में जो लोग कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद ये वो, तो मैं दो तीन चीजें आपको उदाहरण देता हूं। पहला ये कि मोदी जी ने एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट और डेवलपमेंट विद डिग्निटी, यानी बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण और सम्मान के साथ विकास के माहौल को बनाया है। और अगर आप, आजकल बहुत शोर मचा हुआ है, मैं उस पर कहना चाहता हूं, इन 5.5 सालों 6 सालों के अंदर, 7 सालों के अंदर 5.5 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप बच्चे बच्चियों को दी, जिसमें 60% लड़कियां हैं, अल्पसंख्यक लड़कियां, और जिसका नतीजा हुआ कि जो ड्रॉप आउट रेट था, जो 73% 74% 2014 से पहले हुआ करता था, आज 30% से नीचे चला गया है। जिसका नतीजा हुआ कि इनरोलमेंट स्कूलों में बढ़ा है, बच्चे बच्चियां, खासतौर से बच्चियों का। उसके साथ ही साथ चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो, ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति कुप्रथा को कानूनी क्राइम बनाया गया। उसके एक के बाद एक अगर आप देखें तो वही पड़ोस में जो पड़ोस हमें कभी कभी समय समय पर ज्ञान देता रहता है, तो वो ज्ञान जो है वो जब बंटवारा हुआ था तो वो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी थी 24%, आज 2% नहीं रह गई है। हिंदुस्तान में आबादी थी 8%, आज जो है वो 22% से ज्यादा हो गई है। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान जिसे बंटवारे के बाद वहां पर जो है वो लगभग जो है वो 40-50 हजार से ज्यादा टेम्पल थे, गुरुद्वारे थे, चर्च थे। आज वहां पर जो है वो 300 भी नहीं रह गए हैं। और इस देश में जो है वो जिस वक्त बंटवारा हुआ था उस वक्त जो है यहाँ पर जो मस्जिदें थी वो मात्र जो है वो 82,000 थी, यानी 82,000, आज 3 लाख है। स्वतंत्रता है और देश जो है वो समावेशी सोच, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के साथ साथ सहिष्णुता और संविधान के पुख्ता एहसास के साथ और पुख्ता जो है उसको आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसलिए जो है वो हम मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं है। तो नकवी जी, फिर सवाल ये कि फिर हिजाब जैसे विवाद क्यों खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, और वो भी एक ऐसे स्टेट में जहां बीजेपी रूल स्टेट है, और वो धीरे धीरे अब देख रहे हैं बिहार में, महाराष्ट्र में और उसके बाद यूपी में भी कई जगह पर इसकी खबर आ रही है हिजाब विवाद को लेकर। देखिए, ये हिजाब का हारा हंगामा एक बहुत ही सोची समझी साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है। एक पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसने इसकी शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी ने जो हमारा यूनिफॉर्म है उस पर मिस इन्फॉर्म करने की कोशिश की देश को, और कांग्रेस पार्टी के सुर में सुर मिलाते हुए पाकिस्तान जो है वो पाखंडी प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। उसके बाद जो है वो तालिबान लियों की तरफ से भी बयानात आने लगते हैं और उसके बाद जो है वो कोर्ट में एक मैटर चला गया। कोर्ट में मैटर सुनवाई हो ही रही है कि सड़कों पे जो है वो जो ये हिजाबी हुड़दंग शुरू हो जाता है। ये हिजाबी हुड़दंग जो है वो एक शुद्ध रूप से किसी भी तरह से, किस तरह से इस देश की मुस्लिम बच्चियों की एजुकेशन को, एम्पावरमेंट को तालिबानी ताले में बंद कर दो, ये कोशिश है। वो सफल नहीं होंगे
ये देश तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, ये देश समाज समानता के रास्ते पे चल रहा है। मामला कोर्ट में है, वो भी कांग्रेस पार्टी गई है कोर्ट में, बीजेपी नहीं गई है भैया। तो कोर्ट में, कोर्ट ने कहा है कि आप इंतजार करिए, फिर भी आप सड़क पे हुड़दंग करेंगे, हंगामा करेंगे, तो शुद्ध रूप से आप सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने और खराब करने की बात करेंगे। मैं तो कल पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे सुन रहा था, हमारे देश के चैनल पे वहां जो हो रहा था दिखा रहे थे, वहां के लोगों ने कहा कि ये हिंदुस्तान को हम सलाम करते हैं कि एक वो हिंदुस्तान में एक मुस्लिम लड़की इतनी भीड़ में अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है। अगर कोई हिंदू पाकिस्तान की कराची की सड़कों पर मुसलमानों के बीच में जय श्री राम का नारा लगा रही होती तो उसका सर काट देते लोग। वो तो तारीफ कर रहे थे मेरे हिंदुस्तान की, और यही मेरे हिंदुस्तान की ताकत है। इस ताकत को कमजोर हमें नहीं होने देना है। तो नकवी जी, ये पूरा विवाद आपको लगता है कि ये यूपी चुनाव में पोलराइज करने की कोशिश है, या फिर, क्योंकि अगर मैं उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करता हूं तो इसमें कोई दो राय नहीं, 3 तलाक का जो पूरा कानून था उसको लेकर पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 में यह माना जाता है कि मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी तादाद में बीजेपी के लिए वोट किया था। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जब वो मुस्लिम महिलाएं मोदी मोदी करने लगी तो इसलिए नया शिगुफा छोड़ा गया। तो आपको लगता है इसका उत्तर प्रदेश चुनाव से कोई संबंध है? देखिए, जिन लोगों ने इस मुद्दे को हवा दी, जिन्होंने यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म कैंपेन चलाया, मिस इन्फॉर्म करने वाला कैंपेन चलाया, तो उनकी 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 जो है वो आप सोच भी समझ सकते हैं, सियासत भी समझ सकते हैं। और ये लोग हैं क्या, ये समझिए, ये लोग जो हैं वो कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौका लगाते हैं और कहते हैं कि हम सेकुलरिज्म के बहुत बड़े सूरमा हैं। अब कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौका लगा करके और किस तरह से मुस्लिम वोटों की बंदर बाट करो, उनको विकास के रास्ते से कोसों दूर फेंको, उनके वास्तविक मुद्दों से उनको बहका करके और भड़का करके रखो, ये कोशिशें होती रही हैं। हमारा जो है ये कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता ये है कि जिस कौम को, जिस समाज को ये जो है वो 7 दशकों से उनका सियासी शोषण करते रहे हैं, अब तो कम से कम छोड़ दो भैया, उन्हें तरक्की के रास्ते पे चलने दो ना। कि अभी भी तुम अपने षड्यंत्रों और साजिशों से उनके जो है वो सरोकार को हाईजैक करते रहोगे, ये सफल नहीं हो पाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को एक तरह से जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे हटाने की, एक तरह की डाइवर्ट करने की एक कोशिश है, साजिश है। सवाल है कि असली मुद्दे क्या हैं? क्योंकि इस हिजाब वाले मामले में यह कहा जा रहा है कि भी आप थोड़ी तय कर सकते हैं कि एक महिला क्या पहने, मुस्लिम महिला। अगर मुस्लिम महिला हिजाब पहनना चाहती है तो उसको आप कौन होते हो रोकने वाले? और बाकायदा ये तो ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, ये मुस्लिम महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है कि वो हिजाब पहने। देखिए, एक बात आप बताइए, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अपने ड्रेस कोड होते हैं, डिसिप्लिन होता है, डेकोरम होता है। अगर हमको तुम अंदर हिजाब और बुर्का पहन के पढ़ाई करने की इजाजत नहीं दोगे तो हम तुम्हारे इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, जो हिजाब है वो आप सड़क पर पहनिए, आप जो है वो मार्केट में पहनिए, आप बाजार में पहनिए, आप घर पे पहनिए, जहां पहनिए, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये नहीं है कि आप अपनी जिद को और आप अपने धार्मिक पहचान को उस इंस्टीट्यूशन पर थोपें जो इंस्टीट्यूशन की सेकुलर पहचान का हो या जो इंस्टीट्यूशन की निष्पक्ष पहचान का हो। और कोर्ट ने यही कहा कि भाई ना हिजाब की इजाजत है, ना भगवे की इजाजत है, ना किसी धार्मिक पहचान की। और ये आज की बात नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट में इस तरह पे एक जजमेंट आ चुका है। कुछ लोग गए थे कि हम हिजाब पहन के स्कूल में जाएंगे, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा आप नहीं जा सकते धार्मिक कोई भी पोशाक पहन के। फिर मुंबई हाई कोर्ट का आया, फिर उसके बाद केरला हाई कोर्ट का आया। ये कई एक बार ऐसे शगुफे आते रहे। और कर्नाटक में तो ये दशकों से ये चल रहा है, कोई बीजेपी ने आके नहीं किया है। तो क्या आपको कहीं लगता है कि एक बार और शाहीन बाग, एक और शाहीन बाग बनाने की साजिश भी है इसके पीछे? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कई शाहीन बाग की जो पूरी लॉबी थी वो सक्रिय हो गई है। देखिए, मैं बताऊं आपको, शाहीन बाग में कुछ हमारी माँ बहनों को बहका करके, भड़का करके
जिस तरह से एक बाड़े में बंद कर दिया था कुछ भारत बैशिंग ब्रिगेड के लोगों ने, और एंट्री दे दी और एग्जिट गेट पे ताला लगा दिया था। और उसके बाद सरकार ने तो कोई न जुल्म किया, न लाठी चलाई, न हटाया, न गिरफ्तारी की। कहा ठीक है भाई, तुम्हें जिन लोगों ने बाड़े में धक्का दे के फेंका है तो तुम्हारा एग्जिट गेट भी खोल दे, अच्छा रहेगा। उन्होंने नहीं खोला। तो इसलिए जो है वो जो लोग भी इस षड्यंत्र साजिश को कर रहे हैं, और हमारी एक बच्ची को हिजाबी हुड़दंग का चेहरा बना करके और लाखों हिंदुस्तान की मुस्कानों के तरक्की और तालीम पर तालिबानी ताला लगाने का मोहरा बना रहे हैं, वो नहीं सफल हो पाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश पे लौटता हूं, क्योंकि यहां पर बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि 2017 में यह बिल्कुल माना जाता है कि बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं ने आपको वोट किया, बीजेपी को वोट किया। अगर मैं एक आंकड़ा देखूं तो उत्तर प्रदेश में ही जो मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको 1,36,000 मकान जो हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे थे, 1,36,000 मुस्लिम परिवारों को मकान मिले योगी सरकार में। लेकिन इस फैक्ट पर फिर भी बात नहीं होती और यह कहा जाता है कि मुस्लिम तो आपको वोट ही नहीं करेंगे। देखिए, एक बात मैं बताऊं, ये तो आपने एक आंकड़ा दिया, मैं आपको बताऊं, मैंने जो आपसे कहा कि डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, तो आप अगर देखें तो मकानों का आपने जिक्र किया, बिजली जो गई गांव में घरों पे लोगों के, उसमें लगभग 39% ऐसे गांव थे जो अंधेरे में रखे गए थे। वो माइनॉरिटीज के गांव थे। आप रामपुर में देख लीजिए, आप बरेली में देख लीजिए, आप बदायूं में देख लीजिए, आप पीलीभीत में देख लीजिए, मुरादाबाद में देख लीजिए, बिजनौर में देख लीजिए, अमरोहा में देख लीजिए। मैं आपको एक लंबी मेरे पास लिस्ट है। उसके अलावा मुद्रा योजना, अब मुद्रा योजना जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनको व्यापार, उनको जो है स्वरोजगार मिले, उसका लाभ भी मोर देन 37% अल्पसंख्यक समाज को मिलता है। हुनर हाट अभी हमारी मंत्रालय लगाता है, जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उनके जो है वो जो पुश्तैनी विरासत है उसको मौका मार्केट उपलब्ध कराने के लिए अब तक लगभग जो है वो 7.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार से हुनर हाट के माध्यम से जोड़ा गया है। उसके साथ ही साथ हमने जब 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप दी अल्पसंख्यकों को, तो उसमें 60% लड़कियां हैं। उसका जो है वो लाभ सीधा सीधा हुआ कि ड्रॉप आउट रेट घटता है, इनरोलमेंट बढ़ता है, एक लंबी श्रृंखला है। इसलिए मेरा मानना है कि इस जो सीधा अब किसान सम्मान निधि है, लोग समझते हैं कि किसान, अरे भाई आप तो रुहेलखंड इस इलाके में हैं, यहां पर जो है वो किसानों में लगभग 40% से ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां मुसलमान है, 50% के करीब जो किसान है, उसका सीधा लाभ उनको किसान सम्मान निधि में हो रहा है। उसके अलावा जो है वो वैक्सीनेशन से लेकर के कोविड पीरियड में जो भी मदद की गई, जो भी सरकार की तरफ से सहयोग दिया गया, उसमें यह पूछ के नहीं दिया गया कि तुम किस धर्म के हो, किस जाति के हो और किस पार्टी को तुमने वोट दिया था। इसलिए ईमानदारी के साथ जो है वो मोदी जी की सरकार हो और या योगी जी की सरकार हो, उसने काम किया है। तो आपको लगता है कि वोट मिलेंगे इस डेवलपमेंट के इश्यू पर? ये जो अल्पसंख्यकों को भी जो विकास के जो वहां पर, उन तक भी जो विकास की जो ललक थी जो पहुंची है, वहां पर जो चीजें हो रही है, उसके आधार पर वोट करेंगे, ना कि अपने सांप्रदायिक या जातीय आधार पर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुद्दे जो है वो हमेशा रहने भी चाहिए, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, ये सुरक्षा, और इन मुद्दों को हम हमेशा, हम तो ताल ठोक के कह रहे हैं, हम तो सीना तान के कह रहे हैं कि हम इन मुद्दों पे लड़ रहे हैं, हम इन मुद्दों पे अपना जो है वो अपना पूरा के पूरा रिकॉर्ड बता रहे हैं। आप लोग जो लोग और भी हैं, ये जो सारा के सारा बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे आप ये बताइए, ये इनको सारे लोगों को मिलकर के 60 सालों तक उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस, इन्होंने मिलकर 60 साल उत्तर प्रदेश में हुकूमत की है। इन 60 सालों में ये 6 ऐसी चीज बता दें उत्तर प्रदेश के विकास और विश्वास के लिए हो। इनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य बन गया,
एक बेहतरीन राज बीमारू राज बन जाता है। योगी जी आते हैं, कल्याण सिंह जी होते हैं, राजनाथ सिंह जी होते हैं, फिर से एक बार बेहतरीन राज के रास्ते पे उत्तर प्रदेश चल पड़ता है। तो ये जो 3B ब्रदरहुड है, बलवाइयों का, बकैतों का, बेईमानों का, इसमें बेचैनी है कि बेहतरीन राज उत्तर प्रदेश कैसे बन गया। तो अब एक आखिरी सवाल मेरा नकवी जी, क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा कि रामपुर से आपको भी बहुत प्यार मिलता रहा और उसी रामपुर के जो है आजम खान का गढ़ भी है, तो मैं इसी संबंध में आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि कल ही जो है अखिलेश यादव जी ने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई आजम खान जो है उनको तो भैंस चोरी और किताब चोरी के आरोप में जो है जेल में आप लोगों ने बंद कर दिया। तो लोग ये भी आरोप लगाते हैं, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या आजम खान हो, जो लोग जेल में भेजे गए, जो माफिया जिनको गिरफ्तार किया गया, जिन गुंडों को जो है कार्रवाई की गई, लोग कहते हैं कि आप एक खास जो है वर्ग विशेष के जो लोग होते हैं उन्हीं के खिलाफ बीजेपी सरकार कार्रवाई करती है, योगी सरकार कार्रवाई करती है। देखिए ये इस बात को जो लोग कहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी अराजक तत्व था, गुंडा था, बलवाई था, बाहुबली था, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, उसे छोड़ा नहीं गया। और योगी जी की सरकार जो है वो गुंडों को हिफाजत देने वाली सरकार नहीं रही, हिरासत में डालने वाली सरकार रही। पिछली सरकार गुंडों और माफियाओं को हिफाजत वाली सरकार थी और आज योगी सरकार जो है हिरासत वाली सरकार है। और ये कहना कि साहब इस धारा, ये तो आप कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है सर, जाहिर सी बात है अदालत पर तो सम्मान सबको करना चाहिए अदालत का, और चाहे हिजाब कंट्रोवर्सी हो या जो लोग यहां पर जो है पकड़े गए हैं उत्तर प्रदेश में, जिन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई चल रही है, इस पर फैसला अदालत करेगी। देश की अदालतों पर सबको यकीन रखना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा, अगर विकास के नाम पर ही उत्तर प्रदेश में और खास करके रुहेलखंड में यहां पर भी MY फैक्टर जो है, वो वाला फैक्टर जाति और संप्रदाय का नहीं, बल्कि MY फैक्टर आप कह रहे हैं कि मोदी योगी फैक्टर जो है काम करेगा, उसका इंतजार, उसका नतीजे के लिए हमें 10 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। डीडी कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नकवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी, जो डीडी कॉन्क्लेव में बरेली में हमारे साथ जुड़े थे और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। उन्होंने जिस तरह से बात की, उन्होंने भरोसा संख्यकों या बहुसंख्यकों, बीजेपी की जो विकास के मुद्दे हैं, इस पर को सबका वोट मिलेगा। इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।